Hello, hi, and welcome to Clock Hour. I'm Varun, your physics mentor, and in this demo lecture, I'll tell you about drift velocity of free electrons, which is taken from the chapter number 3, electricity of class 12th. Okay, but before starting the lecture, I'll tell you something about our program. ओके तो देखिए हमारा ये जो प्रोग्राम है क्लॉक टीम ने जो हमने स्टार्ट किया है ये क्या है और क्यों है ये जान लेते हैं पहले। तो देखिए हमने ये देखा कि लॉकडाउन पीरियड में काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि उन्हें जो ऑनलाइन जो उनके क्लासेस चल रहे हैं या जहाँ से भी वो ट्यूशन वगैरह जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि उन्हें कई सारे टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, या क्लासरूम में जाते हैं या ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो वो चीज़ वो टॉपिक हम वो वापस देख नहीं पा रहे हैं। मतलब याद था उस समय समझ में भी आया, लेकिन दिक्कत क्या आई कि वापस वो देख नहीं सकते, उन सारे चीजों को वापस रिवाइज नहीं कर पा रहे। तो इसका हमने एक सीधा सा इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। और वो क्या सोल्यूशन है? वो सोल्यूशन ये है कि हमने क्या किया, सारे वीडियो शूट करवा दिए हैं जो अच्छे मेंटर्स हैं उनसे। तो बेसिकली अभी तो हमने जो ये कोर्स लॉन्च किया है ये फिजिक्स और मैथ्स के लिए है, ठीक है। और ये जो डेमो लेक्चर है ये आपके लिए फिजिक्स का है, ठीक है। अब इसमें किया क्या है हमने, मैं वो भी आपको बताता हूं। डेमो लेक्चर क्यों है, ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि ये पैटर्न क्या रहेगा, हमारा पढ़ाने का जो तरीका है वो क्या है। क्लियर? और आपको ये जानने में हेल्पफुल होगा कि क्या मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। देखिए हर स्टूडेंट और टीचर की जो कम्युनिकेशन गैप होता है ये डिफरेंट होता है। कई तो टीचर अपने स्टूडेंट के साथ बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि अपनी नॉलेज को दूसरों तक डिलीवर करना या अपने मन की बात को बहुत अच्छे ढंग से दूसरों को समझाना। तो इस डेमो लेक्चर में हम आपको एक पैटर्न बताएंगे जिस पैटर्न से हम पढ़ाते हैं, और आपको ये डिसाइड करना है कि क्या वो पैटर्न आपके जो भी उम्मीद है उस पर खरा उतरता है या नहीं। अच्छा, अब फायदे क्या क्या हैं देखिए। हम जो आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं इसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, हर टॉपिक के मिलेंगे। और कैसे मिलेंगे, तो जो हमारा अभी न्यू रिवाइज सिलेबस है सीबीएसई का उसके अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। और हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको स्पेशली एम्फसाइज किया है। हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी हमने इंक्लूड की है। और क्या किया है हम आपको एक लाइव चैट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आप अपने जो भी डाउट्स हो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। अब इस क्लासरूम कोर्स को परचेस करने से फायदा क्या होगा आपको वो मैं बता देता हूं। देखिए वीडियो लेक्चर सारे मिल जाएंगे, ठीक है। इसके साथ ही आपको क्या मिलेगा कि आपको सारा जो स्टडी मटेरियल है वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। अब वीडियो लेक्चर्स आपके पास हैं, आपका जब मन चाहे तब आप उसे देख सकते हैं चला करके। आपको समझ में नहीं आया आप दोबारा देख सकते हैं, है ना। अगर ऐसा हुआ इन केस कि बाय द वे कोई टॉपिक आपने पढ़ा था लेकिन क्या हुआ कि स्किप हो गया माइंड से, डोंट वरी, आप वेबसाइट पे जाएं, वापस वीडियो को देख लें। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। फिर उसके अलावा क्या देखिए बेनिफिट है कि आपको जितना भी वो सिलेबस है वो उसका एक पीडीएफ फॉर्मेट मिल रहा है, तो आप इजीली है ना उसको रिकॉल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं वापस दोबारा। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा देखिए, तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इस कोर्स को परचेस करेंगे सिर्फ और सिर्फ 2999 रुपीज में, यानी कि 2999 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। जबकि आप दूसरी जगह अगर पे कर रहे होंगे तो आप सभी को पता होगा कि मार्केट प्राइस कितनी हाई है। हम आपको ये सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइड कर रहे हैं 2999 में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेमो लेक्चर। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स। क्या है ये टॉपिक, इसको समझेंगे, लेकिन कहां से लिया गया है पहले मैं वो आपको बता देता हूं। देखिए चैप्टर नंबर 3 जो है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें का ये एक टॉपिक है, बट ये टॉपिक आपको तब समझ में आएगा जब आप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे। और वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं, तो चलिए मैं आपको वन बाय वन बताता हूं। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी या करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो आई थिंक आप सभी इससे बहुत फैमिलियर होंगे क्योंकि 10th क्लास का ये एक बेसिक है, जिसमें जो डेफिनेशन क्या कहती है इसकी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नोन एज करंट। ये पता है आप सभी को। यानी किसी भी कंडक्टर में अगर हम किसी भी कंडक्टर को चूज कर लें तो उसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट अगर हम चूज करें, उस पॉइंट से एक सेकंड में यानी कि यूनिट टाइम में जितना भी अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, और ये भी आपको पता होगा फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। I क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, Q क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज, और T होता है टाइम। और इसकी ऐसा यूनिट जो होती है करंट की वो होती है एम्पियर। आई थिंक आप सभी इस चीज को जानते हैं। तो अब हम बढ़ने वाले हैं अपने मेन टॉपिक पर जो कि है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये इससे कैसे रिलेटेड है वो भी बता देता हूं। देखिए जब करंट फ्लो होता है तो कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं, जिस एवरेज वेलोसिटी से, उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर हुई चीजें। तो अब इसको समझने से पहले दो चीजें और समझनी बहुत जरूरी है। वो कौन सी चीजें हैं, देखिए एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। इसको मैं पहले क्लैरिफाई करना चाहूंगा। देखिए कैसे होगा। मान लेते हैं कि ये हमारा एक कोई एटम है। इस एटम के अंदर ये जो देख रहे हैं ना पार्ट, सेंट्रल वाला पार्ट, ये अपना न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन है यानी पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं। न्यूट्रॉन भी होता है जो न्यूट्रल पार्टिकल होता है, बट हमें जो मतलब है वो अभी प्रोटॉन से मतलब है, पॉजिटिव जो चार्ज है उससे मतलब है। अब इसके अराउंड क्या होता है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का रिवोल्यूशन होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स में, या जिसको हम शेल भी बोलते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अब देखिए ये भी हम जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव पार्टिकल है और प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल है। तो जो नेगेटिव है और जो पॉजिटिव चार्ज है अपोजिट नेचर के हैं, तो इनमें अट्रैक्शन होता है। ये आप सभी जानते हैं कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ तो ये अनलाइक है ना, इसलिए इनके बीच में अट्रैक्शन पावर होता है। तो ये क्या करता है, इसको अपना ऑर्बिट छोड़ने नहीं देता है। कौन, ये न्यूक्लियस। अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में, जैसे अब ये आउटर मोस्ट शेल का मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है अगर ये, तो इस पर इस जो कंपैरेटिव फोर्स लगेगा वो थोड़ा सा वीक होगा। अगर इस वीक के अगेंस्ट हम कुछ एनर्जी इसको प्रोवाइड कर दें इलेक्ट्रॉन को, तो ये अपना ऑर्बिट को छोड़ देगा, अपने शेल को छोड़ देगा और उससे बाहर आ जाएगा। क्लियर। तो जब ये इसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी होगी कि ये इसके ऑर्बिट को, एटम के ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर आ जाए, तब इसको हम क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक है। और बाकी सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, जिन पर इफेक्टिव जो पावर है न्यूक्लियस का वो ज्यादा है, तो वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो वो हो गए बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। तो अब सवाल उठता है कि इसके पास वो एनर्जी आएगी कैसे। देखिए मेटल्स के अंदर क्या होता है कि ये एनर्जी जो है इन्हें टेम्परेचर से मिल जाती है। जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है ना, उससे इनको हीट एनर्जी मिल जाती है, या कह दो थर्मल एनर्जी मिल जाती है। इस थर्मल एनर्जी को एब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है एटम को छोड़ करके। एटम को छोड़कर बाहर आता है, लेकिन ये सरफेस को लीव नहीं करता है। यानी जैसे मान लीजिए ये मेटल है, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे क्या हैं, एटम्स हैं।
इस एटम को छोड़ करके इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया और कहां आ गया, देखिए ये जो इंटर एटॉमिक स्पेसेस होते हैं ना, इंटर एटॉमिक स्पेसेस मतलब एटम के बीच में कुछ तो गैप रह जाता होगा, इस गैप में एंटर कर जाता है कौन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन सरफेस को छोड़कर नहीं जाता है। क्लियर हो गई चीज। चलिए, जब ऐसा होता है तो ये रैपिडली इधर उधर मूव करता है, मतलब इसका रैंडम मोशन होगा। और क्यों होगा, ड्यू टू थर्मल एनर्जी, इसीलिए इसकी स्पीड को हम बोलेंगे थर्मल स्पीड। ठीक है, अब होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन किसी एटम को छोड़ करके बाहर निकल जाता है तो उस एटम पे कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये क्या बन गया, पॉजिटिव आयन बन गया, पॉजिटिव मेटेलिक आयन। ठीक है, ये बन गए सारे। अब इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा होता है डिफरेंट वेलोसिटी से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, तो ये कोलाइड भी करता है और इस कोलिजन से क्या होता है कि इसका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। मैं समझाता हूं, देखिए कैसे। जैसे ये यहां गया, फिर यहां टकराया, फिर यहां ऐसे मूव करते हुए, मतलब जगह जगह कोलिजन करते हुए ये जिगजैग मोशन करता रहता है और वापस इसका मतलब जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाता है। या यूं हम इसको समझ सकते हैं कि इसके वेलोसिटी का कंपोनेंट डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में है, तो जो भी अपोजिट डायरेक्शन वाले रहते हैं वो कैंसल आउट हो जाते हैं। क्लियर। सो एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ये जो मैंने इसका नोटेशन दिया है एवरेज थर्मल वेलोसिटी का, ये नोटेशन है। ठीक है, जनरली यू को यूज किया जाता है इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, बट यहां पर मैंने, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी ही है, ठीक है, इसलिए मैंने इस थर्मल वेलोसिटी को भी किससे शो किया है, यू से शो किया है। ऐसा कब हो रहा है, जब मैंने इस कंडक्टर पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है। चीज क्लियर हुई। यहां पर मैंने इस कंडक्टर को किसी भी बैटरी, सेल या किसी भी इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट नहीं किया था, उस केस में इसके पास केवल क्या थी, थर्मल एनर्जी, जिसकी वजह से रैंडम मोशन हो रहा था रैपिडली, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। क्लियर हो गई यहां तक चीज। तो देखिए, अब जब ये मूव करना स्टार्ट करता है ना, जब थर्मल स्पीड, देखिए इसकी क्या होती है, इसकी थर्मल स्पीड जो होती है वो लगभग होती है 10⁶ मीटर पर सेकेंड का। ये आपको याद रखना है, कितना होता है, 10⁶ मीटर पर सेकेंड। क्लियर। ये क्या है, थर्मल स्पीड है, वेलोसिटी नहीं कह रहा हूं। देखिए स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो अगर हम मान रहे हैं, इसलिए एवरेज वेलोसिटी जो है वो जीरो हो गई, लेकिन स्पीड जीरो नहीं हुई। स्पीड कितनी रहती है, इस ऑर्डर की रहती है। किस ऑर्डर की, 10⁶ मीटर पर सेकेंड। और ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है। क्लियर। अब देखिए, जब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, किस पर, इस कंडक्टर पर, जैसे मान लेते हैं कंडक्टर है ना, इसमें अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए क्या करूंगा, कोई बैटरी या फिर कोई सेल से इसको कनेक्ट करूंगा। तो मैंने यहाँ देखिए एक बैटरी को कनेक्ट कर रखा है, इसका ये जो पॉजिटिव पार्ट है, देखिए ये इससे जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया अपना पॉजिटिव टर्मिनल, और ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, देखिए, तो ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। तो होता क्या है कि इसके ऊपर, मतलब इस कंडक्टर के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सेटअप होगा, कुछ इस तरीके से। डायरेक्शन कहां होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। इज दैट क्लियर। चलिए, अब देखिए, जब ये जो इलेक्ट्रॉन है उस पर एक फोर्स भी लगना स्टार्ट होगा। वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो वो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ये भी याद रखना है आपको, ये हमने पढ़ा था या पहले हमने सीखा है। क्या सीखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज को लेकर आते हैं, चाहे वो चार्ज कोई भी हो, है ना, चार्ज को क्यू से शो कर रहे हैं, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर कर जाता है तो क्या होता है, उस पर एक फोर्स लगना स्टार्ट होता है। ऑब्वियसली वो कूलॉमिक फोर्स होता है ना, या फिर उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ऐसा ही एक फोर्स इस पर वर्क करना शुरू करता है,
लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, एक नेगेटिव पार्टिकल है, इसलिए उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट एक फोर्स लगना स्टार्ट होता है। अब उस फोर्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, तो देखिए फोर्स कैसे निकालेंगे। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या कहती है, तो उस डेफिनेशन के हिसाब से किसी भी यूनिट अमाउंट के चार्ज पर जो भी फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E is equals to F upon Q. So if I want to calculate the value of F, then what should I do? I should simply multiply Q and E. ऐसे ही करेंगे तो होगा क्या कि इससे हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यहां पर ये जो Q है, इस Q को हम यहां पर क्या लेंगे, E लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि Q जो है वो अमाउंट ऑफ चार्ज है किस पर, इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो कितना होता है, नेगेटिव होता है, और 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19 कूलम होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये चार्ज होता है। तो यानी बेसिकली हम कहें तो इस पर फोर्स कौन सा लगना स्टार्ट होगा इलेक्ट्रॉन पर, माइनस ऑफ ई। अब ये मैंने माइनस साइन क्यों लगाया यहां पर, उसके पीछे रीजन क्या है कि देखिए फोर्स की डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट है। फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट है, इसलिए मैंने यहां पर नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस कर दिया है। चीज क्लियर हुई यहां तक। अब देखिए एक बार वापस हम देख लेते हैं कि हमने अभी क्या क्या स्टडी किया। तो देखिए हमने एवरेज थर्मल वेलोसिटी निकाली जो कि 0 होती है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि थर्मल स्पीड कितनी होती है। थर्मल स्पीड 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड ऑर्डर की होती है। ठीक है, इस ऑर्डर की होती है, इसका मतलब ये है कि 10 टू द पावर 6 इंटू 1 इंटू 2 मतलब इसका मल्टीपल होगा, है ना, 2 टाइम्स 4 टाइम्स 4.5 टाइम्स 5.5 टाइम्स कुछ भी हो सकता है, मतलब इस ऑर्डर का ही होगा। क्लियर। चलिए अब उसके बाद हमने ये भी देखा कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हैं तो क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उन इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगना स्टार्ट होता है। और उस फोर्स की वैल्यू क्या थी, तो उस फोर्स की वैल्यू थी देखिए माइनस ई। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इस पर कोई एक्सेलरेशन इसमें क्रिएट हुआ, जनरेट हुआ, तो ऑब्वियसली होगा। क्यों, क्योंकि फोर्स है जहां एक्सेलरेशन है वहां। सिंपल सी चीज है। देखिए तो मैं यहां पर एक फॉर्मूला लिख सकता हूं ma। यहां से देखिए एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। सो द एक्सेलरेशन विल बी व्हाट, माइनस ऑफ ई अपॉन m। क्या किया मैंने, इस m को यहां डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया, तो मेरे पास ये एक्सेलरेशन आ गया। अब देखिए यहां पर इस फॉर्मूले में सब चीजें कांस्टेंट है। देखिए E कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये तो होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19 कूलम, है ना, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। M ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 31 किलोग्राम। ये पता होगा आप सभी को, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो ऑब्वियसली कांस्टेंट ही होगा। तो बेसिकली हम बात करें तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि E, कैपिटल E और स्मॉल m इन सब की वैल्यू कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, कांस्टेंट। क्लियर यहां तक। अब चलिए आगे देखते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। देखिए अगर किसी कंडक्टर में, जैसे मान लेते हैं ये अपना कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर ऑब्वियसली बहुत सारे आयंस भी होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, किसी एक इलेक्ट्रॉन को अपने कंसिडरेशन में लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, उस इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा हूं रेड कलर से। तो ये रेड कलर से मैंने इलेक्ट्रॉन को शो कर दिया। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन इनिशियली किस स्पीड से चलेगा, वो स्पीड हम कंसिडर कर लेते हैं u। लेकिन जैसे ही इससे कोलिजन हुआ इसका, किससे, इस फ्री इलेक्ट्रॉन से, दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन से, तो क्या हुआ, इसकी स्पीड चेंज हो गई। ठीक है, और मान लेते वो स्पीड हो गई v1। लेकिन ये जो सक्सेसिव कोलिजन हुआ, मतलब इस इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद जब ये किसी पॉजिटिव आयन से टकराया तब इसकी स्पीड तो चेंज हुई ना, वो v1 मान लेते हैं। इसमें टाइम भी लगा होगा
और वो टाइम अपन कंसिडर कर लेते हैं टाउ 1। इस टाउ 1 को ही हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रिलैक्सेशन टाइम। समझिए रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। देखिए रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम ड्यूरेशन और टाइम इंटरवल टेकन ड्यूरिंग द सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जो भी लगातार टक्कर करता है, सक्सेसिव कोलिजन्स मतलब जैसे मान लो पहले बार टक्कर किया किसी से, फिर दूसरी बार टक्कर कर रहा है, तो इसके बीच में जो भी टाइम गैप है या जो भी टाइम इंटरवल है उसको हम क्या बोल रहे हैं, रिलैक्सेशन टाइम। अब ऑब्वियसली हर बार इस रिलैक्सेशन टाइम का जो वैल्यू है वो डिफरेंट होगी, क्योंकि यहां से अब ये इधर मूव कर जाता है मान लो, तो अब इसकी वेलोसिटी हो जाती है v2 और इसमें मान लेते हैं जो टाइम लगेगा वो टाउ 2 लगेगा। क्लियर हुई चीज। तो ऐसे ही जब ये किसी और से टक्कर करेगा तब मान लेते हैं v3 हो जाएगी स्पीड और उसमें जो टाइम लगेगा वो टाउ 3। तो इस तरीके से ये डिफरेंट एटम्स या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हुए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर निकलता है। कहां से निकलता, देखिए फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। क्लियर हुई चीज। यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहा है। कब कर रहा है, जब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ, पहले तो इसका जो मोशन था वो रैंडम था, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर उधर डायरेक्शन में मूव करते हुए टकराते हुए फिर वापस वहीं पर आ जाता था, है ना। लेकिन अभी क्या थर्मल जो वेलोसिटी थी इसके पास वो खत्म हो गई क्या, तो नहीं, ऐसा नहीं है। थर्मल स्पीड हम नहीं कह सकते कि पूरी तरह खत्म हुई है। ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर उसको एक डायरेक्शन मिल गया, उसका वो कंपोनेंट ज्यादा स्ट्रांग हो गया वेलोसिटी का जिसकी डायरेक्शन फोर्स के अलोंग थी। समझ रहे मेरी बात। जैसे ये फोर्स है ना, यहां पर इस फोर्स के डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी कंपोनेंट थे वो पावरफुल हो गए। इसलिए क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है इसमें, ये इलेक्ट्रॉन अब एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर रहा है, जबकि पहले क्या हो रहा था कि इसका मोशन रैंडम था, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं था। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट करता है एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करना और जिगजैग मोशन करते हुए, क्योंकि देखिए ये अलग अलग चीजों से टकरा रहा है, टकरा करके फिर आ रहा है बाहर, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो क्या हो रहा है कि जो इसकी स्पीड हर बार चेंज हो रही है, तो क्या हम एक एवरेज वैल्यू बता सकते हैं उस, क्योंकि अभी मैं बता नहीं सकता ना कि एक्चुअल में अभी क्या स्पीड थी फिर बाद में क्या होगी। हर बार जितनी बार कोलिजन्स होंगे उतनी बार इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं इसकी एक पर्टिकुलर अगर मैं वैल्यू बताना चाहूं तो क्या बताऊंगा, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका एवरेज निकालना पड़ेगा। ये जो एवरेज वेलोसिटी है जिससे ये नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहा है, इस एवरेज वेलोसिटी को ही हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन under the influence of external electric field by which it drags or move from the negative terminal to the positive terminal। नेगेटिव से कहां जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। किसके इन्फ्लुएंस में या किसके प्रभाव में, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जा रहा है। चीज यहां तक क्लियर। चलिए अब देखिए हमारा जो एम है इस एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करना है। उस एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करें, तो देखिए एक तरीका तो ये बनता है कि एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए, एवरेज फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए मैं क्या करूं कि जो भी डिफरेंट वेलोसिटीज थी v1 v2 v3 है ना, इन सब को तो मैं ऐड कर लूं। ठीक है, मान लेते हैं n कोलिजन्स हुए, तो इन सबको मैंने ऐड किया और n से यानी कि नंबर ऑफ कोलिजन से डिवाइड कर दिया। एक तो तरीका ये बनता है। दूसरा तरीका क्या बनता है, देखिए कि मैं इसको दूसरे तरीके से करूं, अभी मैं बताऊंगा वो तरीका कौन सा है। बट देखिए इसको अगर अभी कैलकुलेट करने जाते इस मेथड से तो क्या होता, इस मेथड से अगर कैलकुलेट करने जाते तो मुझे क्या करना पड़ता
कि एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। वो फॉर्मूला कौन सा है? v इज इक्वल्स टू u प्लस at। आई थिंक कि आप सभी को ये फॉर्मूला पता होगा। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। लेकिन ये एप्लीकेबल कब होता है? देखिए, ये एप्लीकेबल तब होता है जब एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट हो। ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है। तो यहां पर देखिए, हमने अभी देखा कि ये a यानी एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट था। अभी मैंने आपको बताया क्योंकि e की वैल्यू, m की वैल्यू और इस कैपिटल E की वैल्यू, अगर कैपिटल E की भी वैल्यू हम कांस्टेंट रखते हैं तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाता है ना। तो यानी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए। तो अगर मैं यहां पर अप्लाई करता तो देखिए प्रॉब्लम क्या आती। तो मैं यहां पर रखता, देखिए u1 प्लस a τ1, t की जगह मैं लिख देता τ1 रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, ठीक इसी तरीके से मैं क्या करता आगे, देखिए u2 प्लस a τ2। इसी तरीके से लास्ट में मैं लिखता un प्लस a τn, और अपॉन में क्या कर देता, मैं n लिख देता। सही है। फिर क्या करना होता मुझे कि यहां पर सारे u1 u2 u3 को मैं कलेक्ट करता अलग, कुछ इस तरीके से। कलेक्शन करने के बाद मैं यहां से ये वाले टर्म्स को कलेक्ट करना शुरू करता, a τ1 a τ2 और a τn, ये सारे कलेक्ट करना शुरू करता। तो देखिए a तो कॉमन आ जाता है ना, तो बचता क्या, τ1 प्लस τ2 प्लस डैश 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 अप टू τn, ये बचता। और डिवाइड किससे करता, n से। तो जब मैं इसको सेपरेट करता तो मुझे क्या वैल्यू मिलती, देखिए u1 प्लस u2 प्लस डैश 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 un अपॉन n मिलता। ठीक है, सेपरेट कर दिया मैंने, और ये एक्सेलरेशन एज इट इज, और यहां पर आ जाता, देखिए τ1 प्लस τ2 प्लस डैश 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 τn अपॉन n, ये मिल जाता मुझे। मतलब इसको मैं n को सेपरेट कर देता तो कुछ इस तरीके से लिख सकता था। अब देखिए ये क्या बन गया, ये बन गई एवरेज थर्मल वेलोसिटी। ये देखिए यहां पर एवरेज थर्मल वेलोसिटी ये 0 है, और ये जो एवरेज टाइम ये देख रहे हैं ना, ये एवरेज टाइम रिलैक्सेशन टाइम है। ये क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को हम शो करने वाले हैं टाउ से। किससे शो करने वाले हैं, टाउ से शो करने वाले हैं। तो इस तरीके से भी हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, और a की वैल्यू हम यहां से पुट कर देते। ये भी एक मेथड बनता है, लेकिन हम दूसरा मेथड भी ऐसे भी लगा सकते हैं। कैसे, देखिए मैं डायरेक्ट लिख सकता था कि v एवरेज इज इक्वल्स टू u एवरेज प्लस a t एन एवरेज। इसका भी तो a तो कांस्टेंट है, तो बाहर ले लेंगे तो देखिए क्या बनेगा, u एवरेज प्लस a को बाहर ले लिया तो बना t एवरेज। अब देखिए t एवरेज एक्चुअल में क्या है, t एवरेज है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम टाउ से शो कर रहे हैं। और ये टाउ की किसके इक्वल है, τ1 प्लस τ2 प्लस डैश 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 τn अपॉन n के इक्वल है ना। बेसिकली देखिए वही एक्सप्रेशन आ रहा है हमारे पास दोनों तरीके से, चाहे आप इस तरीके से करें चाहे आप इस तरीके से करें। क्लियर। तो देखिए यहां पर मैं लिख दूं तो कैसे लिखूंगा, देखिए ये जो एवरेज वेलोसिटी है, फाइनल एवरेज वेलोसिटी, इसको हम बोल रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका नोटेशन हम दे रहे हैं v सबस्क्रिप्ट d। ठीक है, ये d जो है सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। क्लियर हुई चीज। vd किसका नोटेशन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, और ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, एवरेज फाइनल वेलोसिटी। अब u एवरेज कितना है भाई, एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 है, तो 0 लिख दिया मैंने। अब a क्या है, एक्सेलरेशन, तो ये रहा, ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहां पर e अपॉन m, और इस एवरेज t की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए टाउ लिख सकता हूं, तो मैंने यहां टाउ लिख दिया। तो मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन देखिए क्या आ गया, फाइनल एक्सप्रेशन मेरे पास आया
माइनस ई टॉ अपॉन एम। ये फॉर्मूला किसके लिए है? ये फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ठीक है, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म में होगा, लेकिन अगर मुझे ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी है तो ड्रिफ्ट स्पीड के लिए देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, vd इज इक्वल्स टू ई टाउ अपॉन एम। देखिए स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, स्केलर क्वांटिटी है, नेगेटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। तो ये एक्सप्रेशन देंगे, ये क्या हो गया, देखिए ये तो हो गई अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये हो गया हमारे लिए ड्रिफ्ट स्पीड। अब इस ड्रिफ्ट स्पीड की जो वैल्यू होती है वो किस ऑर्डर की होती है? वो होती है अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड। इस ऑर्डर की होती है। जनरली किस ऑर्डर की होती है? इस ऑर्डर की होती है। ये आपको याद रखना है। ये इज इक्वल्स टू करके लिख मत देना वहां पे, ये इस ऑर्डर की होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इस पूरे की वैल्यू इसके बराबर है, इसके बराबर नहीं है, इसका मल्टीपल हो सकता है, इस ऑर्डर की होती है। समझ में आ रही है चीज? ये इस ऑर्डर की होगी ड्रिफ्ट स्पीड। किस ऑर्डर की होगी? 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? और ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजुअली एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है, किस ऑर्डर की होती है? तो 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज जो थर्मल स्पीड होती है, सॉरी थर्मल स्पीड जो किस ऑर्डर की होती है? तो वो होती है 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, उसमें ढंग से लैंग्वेज लिखी हुई है, सारे डेरिवेशंस लिखे हुए हैं, तो आपको प्रिपरेशन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो और आपको लगता है ऐसा कि हाँ इस कोर्स को परचेस करने से मुझे फायदा होगा, तो वेट किस चीज का कर रहे हैं? एनरोल कीजिए @www.clockclock.com।